नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही जबरदस्त सी क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक बहुत ही हमारा जबरदस्त क्या है दोस्तों चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। आप देखते हैं कि आपकी जो राजनीतिक विज्ञान है ना, आपकी जो राजनीतिक विज्ञान वाली पुस्तक है उसके अंतर्गत हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमारा ये चैप्टर दिखता है और आपके पेपर के संदर्भ में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तक हम लोग इस चैप्टर से संबंधित 2 लेक्चर्स को कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हम लोग आप सभी के साथ इसके संदर्भ में कर चुके हैं। आज हमारी क्लास के अंतर्गत हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, आपसे गुजारिश है कि पहले आप लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लें, ताकि आप सभी के लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो सके। अपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत दोस्तों हमने मुख्य तौर पर इस चैप्टर की जो पूरी की पूरी कहानी थी उसको बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने रखा था। हमारी आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, आप सभी को पता है कि बच्चों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है उनकी क्या दोस्तों, प्रश्न। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग आप सभी के साथ लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों, ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, इससे संबंधित आपके प्रश्न, आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले आप सभी के साथ ये जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस कहते हैं, उनको देखेंगे, है ना, इस चैप्टर से संबंधित। उसी के साथ साथ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके कैसे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको देखेंगे। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर जिन्हें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहते हैं, उनको अपनी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये हमारी क्लास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। आप अगर एनसीईआरटी बोर्ड से संबंधित हैं या फिर किसी और क्षेत्र से आप आते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी आप चैप्टर्स देखते हैं उनको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते, अपनी क्लास को पूरे जबरदस्त तौर पर हम लोग शुरू कर देते हैं और एक एक कर इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन द क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग सवाल देखें, यहां पर लिखा हुआ है, एक एमसीक्यू का सवाल है और काफी बड़ा सवाल है। लिखा है कि किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध, पेयजल का मतलब होता है कि पानी की सुविधा, है ना, पीने का जो पानी होता है उसको इंतजाम नहीं किया। कि किसी जिले के अंदर 40 गांव हैं लेकिन सरकार के द्वारा उन गांवों के अंदर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। और इन गांव के लोगों ने क्या किया, एक बैठक यानी कि एक मीटिंग की और अपनी जरूरतों को पूरा करने का, सरकार की ओर ध्यान दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, कई तरीकों पर विचार किया कि भाई सरकार है, नेता लोग हैं, हमारे द्वारा ही चुनकर आए हैं, लेकिन इतने सालों से इन्होंने हमारे लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं की। गांव के सभी लोग मिलकर बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम कैसे सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है ना। तो बहुत सारे विचार इस मीटिंग के अंतर्गत आए, आपको यह पहचानना है कि इनमें से कौन सा तरीका है जो लोकतांत्रिक नहीं है। सबसे पहले देखा जा रहा है कि अदालत जाएं और अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए सरकार के ऊपर क्या किया जाए, मुकदमा किया जाए। जी हां, यह बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपकी शासन व्यवस्था या फिर आपकी सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, आपके द्वारा आपको दिए गए जो वादे हैं उनको पूरा नहीं कर रही है, तो सरकार के खिलाफ जाया जा सकता है कोर्ट में। यह बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है। हमें जो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है वो ढूंढना है। अगला है कि अगले चुनाव का बहिष्कार कर सभी पार्टियों को संदेश देना। यह भी एक लोकतांत्रिक तरीका है ना, कि भाई जब भी अगला चुनाव होगा ना, हम उस चुनाव के अंदर भाग ही नहीं लेंगे। हम अपने इलाके के अंदर किसी को भी चुनाव के अंदर क्या नहीं करने देंगे, वोट देने की गुजारिश करेंगे और लोगों से कहेंगे किसी को वोट मत दो क्योंकि ये सभी के सभी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। यह भी एक लोकतांत्रिक तरीका है। उसी के साथ सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, कि लोग सड़कों पर आ जाएं, उसके बाद आप देखते हैं कि रैली निकालें, नारेबाजी करें और सरकार का ध्यान अपनी समस्या की तरफ लाएं। यह भी एक लोकतांत्रिक तरीका है। जो सरकारी अधिकारी हैं उनको पानी के लिए रिश्वत देना। रिश्वत का मतलब क्या होता है कि थोड़ा बहुत पैसा देना कि भाई आप हमारे यहां पर पानी की व्यवस्था कर दो। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के अंदर रिश्वत देना, भ्रष्टाचार करना, अपने काम को गलत तरीके से पैसे की मदद से पूरा कराना पूरे तौर पर गलत है और ये एक अलोकतांत्रिक तरीका है। तो हमने देखा कि सरकारी अधिकारियों को पीने के लिए जो पानी देने वाली बात थी, ये एक अलोकतांत्रिक तरीका है। आपका ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही बनता है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। आपका अगला सवाल है एक एमसीक्यू की फॉर्म में ही आपके सामने रखा गया है। पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। हमने दुनिया के अंदर अलग अलग शासन व्यवस्थाओं को देखा था, हमने आप सभी के साथ लोकतंत्र के बारे में डिस्कशन किया था, राजतंत्र के बारे में पढ़ा था, हमने अधिनायकवाद के बारे में पढ़ा था, हमने सैन्य तंत्र के बारे में पढ़ा था। दुनिया के अंदर देशों को चलाने के ये अलग अलग तरीके होते हैं। अब हमारे सामने जो सवाल रखा गया है दोस्तों वो ये है कि लोकतंत्र के अंदर अकाल का मतलब क्या होता है कि खाने की कोई भी सुविधा नहीं है, यानी कि बारिश नहीं हो रही है, फसल नहीं उग रही है, और उसी वजह से आप देखते हैं कि जो भूखमरी है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसकी संभावना लोकतांत्रिक देशों के अंदर कहीं ना कहीं कम होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह तर्क देने का सही कारण नहीं है, इनमें से क्या वजह है जो इसका सही कारण नहीं दे सकती। अगर आप लोग देखें कि जो विपक्षी दल होते हैं वो भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिलाते रहते हैं। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के अंदर मुख्य तौर पर क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर हमें मुख्य तौर पर दो चीजें दिखती हैं। एक कहा जाता है सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष का मतलब क्या होता है? सत्ता पक्ष का मतलब है कि जो अभी देश पर शासन कर रहा है। जैसे भारत के अंदर अभी हम लोग देखें, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एक सत्ता पक्ष है जो भारत पर शासन कर रही है। वहीं दूसरे कहलाते हैं विपक्षी दल। विपक्षी दल वो दल होते हैं जिनको लोगों ने कम वोट दिए होते हैं, इनको ज्यादा वोट नहीं मिले होते हैं और इनके ज्यादा साथी लोकसभा में नहीं होते हैं, तो ये विपक्षी दल कहलाते हैं, है ना, अपोजिशन पार्टी कहलाते हैं। और ये मुख्य तौर पर सरकार का ध्यान दिलाते रहते हैं कि देखो भाई, आपको चुना है जनता ने, देश के अंदर कितना गलत हाल हो रहा है, अगर देश में भुखमरी होने लगती है तो विपक्षी दल क्या करते हैं, सरकार का ध्यान दिलाते हैं। अगला है कि स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर देते हैं। जी हां, हमारे देश के अंदर जो मीडिया है वो मुख्य तौर पर देश के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई अकाल की सुविधा होती है तो उसके बारे में जानकारी देता है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का खतरा रहता है। जो चुनी हुई सरकार है उसे ये डर रहता है कि अगर हमने जनता की जो समस्या है ये अकाल वाली, इसका निपटारा सही तरीके से नहीं किया तो अगले चुनाव के अंदर जनता हमें नकार देगी। और इसी वजह से आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, ये कोशिश की जाती है कि जनता की समस्या का ध्यान दिया जाए। उसके साथ लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है ना। ये बात कहीं ना कहीं लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। ये जो तीनों ऊपर की बातें थी ये कहीं ना कहीं हमें बताती है कि हाँ, लोकतंत्र के अंदर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अकाल होने की या फिर लोगों के भूखा मरने की कम संभावना है, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं कि लोग जागरूक होते हैं। स्वतंत्र मीडिया होता है, सरकार की कमियों के बारे में वो बताता है, तो उससे आप देखते हैं कि शासन व्यवस्था सही तरीके से चलती है। ये जो ऑप्शन डी है कि लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है कि लोग जो चाहें जिस तरीके से जिएं, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी, ऐसा लोकतंत्र के अंदर आप देखते हैं कि अपितु नहीं होता। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो हमारा सही ऑप्शन बन रहा है। अगला सवाल है, यहां पर आप सभी के सामने क्या रखा गया है, एक कथन रख दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार आपके प्रश्न पत्र के अंदर इस सवाल को पूछा गया है। लिखा जा रहा है कि प्रजातंत्र, दोस्तों प्रजातंत्र को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजातंत्र को ही अपन लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है या फिर लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ये जो कथन है ये किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक प्रोफेसर रहे हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सिले, है ना, उनके द्वारा यह कथन कहा गया है कि लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसके अंदर देश का हर व्यक्ति देश के शासन में भाग लेता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? जी हां, देश में चुनाव होते हैं और देश में इस चुनाव के जरिए लोग देश के शासन में भाग लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि ये किसने कहा कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है, लोकतंत्र के संदर्भ में, है ना। देखिए, चाहे हम इसे लोकतंत्र कह लें या फिर हम लोग इसे प्रजातंत्र कह लें, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसे हम लोग लोकतंत्र भी कहते हैं दोस्तों और उसी के साथ साथ इसे हम लोग प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो ये जो हमारा प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र है, इसके बारे में एक परिभाषा दी गई है। ये है कि जनता की, है ना, कि जनता के लिए और जनता के द्वारा, है ना। आप क्या देखते हैं कि जो सरकार होती है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और ये जो बहुमूल्य परिभाषा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सरकार है वही डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है, ये एक बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति ने दी है। और इनका नाम क्या है दोस्तों? आप सभी इनका चित्र हमारे सामने देख ही पा रहे हैं। इनका नाम है अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16th राष्ट्रपति, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति ये हुआ करते थे, ठीक है। और इन्होंने ही अमेरिका के अंदर दास प्रथा को खत्म किया था। तो एक बहुत ही अच्छी परिभाषा आप देखते हैं लोकतंत्र के संदर्भ में, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार, अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई ये परिभाषा है।
आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारे साथ आप देखेंगे कि अब एमसीक्यू क्वेश्चन से हम लोग आप सभी को लेके जा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, यानी कि आप देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट आंसर्स टाइप जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसको यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सवाल है कि यहां पर 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं आपको दी गई हैं, है ना। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे सामने 4 अलग अलग देशों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और इन्हीं इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि क्या वो देश लोकतांत्रिक है, क्या वो देश अलोकतांत्रिक है, उसके बारे में हमें श्योर नहीं है ना। तो मुख्य तौर पर 4 अलग अलग देशों के बारे में कुछ कुछ जानकारियां हमारे सामने आएंगी और हमें यह बताना होगा कि क्या ये देश लोकतांत्रिक देश है, क्या ये अलोकतांत्रिक है, या फिर ये इसके बारे में हम श्योर नहीं है। ठीक है, एक एक कर उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि भैया जी, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अब कोई ऐसा देश जहां पर यह कहा जा रहा है कि जिस देश का जो आधिकारिक धर्म है, जिसका जो ऑफिशियल धर्म है, अगर आप उस धर्म को नहीं मानते तो आप देश के अंदर क्या नहीं कर सकते, आप देश के अंदर वोट नहीं दे सकते। क्या ऐसा हमें लोकतंत्र के अंदर होता हुआ दिखता है? नहीं, ये एक अलोकतांत्रिक देश होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के अंदर जब भी वोट देने की बात होती है तो वो कोई भी दे सकता है। आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, किसी भी संस्कृति से संबंधित हो, आप लोकतंत्र के अंदर क्या कर सकते हैं, मुख्य तौर पर वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि सिर्फ एक ही धर्म विशेष के लोग वोट देंगे तो यह हमें लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत होता हुआ नहीं दिखता, यह उस देश को अलोकतांत्रिक की श्रेणी में रख देता है। अगला है कि एक ही पार्टी पिछले 20 सालों से आप देखते हैं कि चुनाव जीतती आ रही है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जहां पर आप देखते हैं कि चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद, और हर 5 साल के बाद आप देखते हैं कि एक ही दल, एक ही पार्टी के लोग बार बार चुनाव जीत कर आ रहे हैं। क्या ये लोकतांत्रिक होगा, क्या ये अलोकतांत्रिक होगा, या फिर आप देखते हैं कि ये इसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो देखिए यहां पर हमारा जो सही आंसर बनता है दोस्तों वो ये है कि इसके बारे में हम श्योर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये देश लोकतांत्रिक हो, अर्थात इस देश के अंदर जो ये दल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो और जनता जो हो इस दल को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। ये जो पार्टी है ये बहुत अच्छा काम कर रही है और इसीलिए जनता हर बार पिछले 20 सालों से इन्हीं को देश के शासन को संभालने की जिम्मेदारी दे रही है। उसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि इस देश के अंदर जो सरकार है या फिर ये जो दल है, आप देखते हैं कि यही एक दल है और मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये गड़बड़ी कर चुनाव को जीत लेता है। तो इसके बारे में हमें श्योर इंफॉर्मेशन नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोकतांत्रिक देश हो, कि लोग यहां पर अच्छा काम कर रहे हैं, यहां की सरकार, इसलिए जनता इन्हें चुन रही है, और ये भी हो सकता है कि ये अलोकतांत्रिक है, यानी कि यहां पर सिर्फ एक ही दल हो और यहां के जो दल वाले लोग हों, ये जो पार्टी के लोग हों, वो गलती कर गड़बड़ी कर चुनाव में जीतते आ रहे हों। तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है। यहां पर आपका आंसर पक्का नहीं ये आएगा। अगला है, पूछा जा रहा है कि पिछले तीन चुनावों में शासक दल को पराजय का सामना करना पड़ा। अब देखिए शासक दल का मतलब क्या हुआ कि जो भी चुनाव देश के अंदर हुए उसके अंदर जिस भी पार्टी ने या फिर जिस भी दल ने चुनाव को जीता था वो हर बार क्या हो जाती है, हार जाती है ना। जैसे आप सभी को पता है कि साल 2019 में भारत के अंदर चुनाव हुए लोकसभा के, और इस लोकसभा के चुनाव के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखें, आपने क्या देखा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों के साथ जीती, है ना। अब भाई ये आपको पता है कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर लोकतंत्र मौजूद है, और अगर आप देखें तो लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत होता है कि जो पार्टी चुनाव जीतकर आई हो और अगर जनता उससे खुश ना हो तो जनता उसे आने वाले चुनाव में हरा सकती है। ये लोकतांत्रिक देश की आपको क्या दिखती है, परिभाषा दिखती है कि पिछले 3 चुनाव जब हुए तो जो भी पार्टी जीत कर आती है वो अगले चुनाव में पराजय यानी कि हार जाती है। तो ये लोकतांत्रिक देश के अंदर ही आपको होता हुआ दिखेगा। अगला है कि यहां पर जो चुनाव है वो स्वतंत्र चुनाव आयोग के द्वारा नहीं होते, कि एक ऐसा देश जहां पर चुनाव आयोग ही नहीं है, जहां पर चुनाव सिर्फ नाम मात्र के लिए करा दिया जाता है, किसी भी तरीके से चुनाव या फिर वोटिंग को कराया जाता है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे देश को हम लोग अलोकतांत्रिक देश की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर हम लोग कुछ और देशों के संबंध में क्या है जानकारी को शेयर करेंगे और एक एक कर इनकी गहराई को, इससे संबंधित बातों को बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। लिखा है कि यहां पर भी हमारे सामने कुछ 4 अलग अलग देश हैं और उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना है। अगला है कि संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई भी कानून नहीं बना सकता। अब जैसे आप अपने भारत देश को देखिए, हमारे प्यारे भारत देश के अंदर आप देखें कि हमारे पास हमारी भारतीय सेना है। अब हमारे देश के अंदर जो हमारी भारतीय
भारतीय सेना है उसके बारे में अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, भारतीय सेना से संबंधित कोई नया नियम बनाया जा रहा है, क्या संसद बना नहीं सकती सेना से पूछे बिना? संसद बना सकती है। हमारे देश के अंदर ये जो हमारी नेता लोग होते हैं बना सकते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर आप देखते हैं कि जो संसद होता है, जो देश के लिए कानून बनाता है, वो सभी के लिए कानून बना सकता है, चाहे उसके अंदर सेना भी शामिल हो। लेकिन अगर कोई ऐसा देश जो कहे कि भाई सेना के ऊपर कानून नहीं बनाया जा सकता, वो आपको कैसा दिखता है? वो आपको अलोकतांत्रिक देश के तौर पर आपको दिखता है। जैसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान देश है ना, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। आप देखते हैं कि यहां पर मुख्य तौर पर जो सेना है ना, वो काफी ज्यादा पावरफुल रही है, और ये जो सेना है, यहां की जो आर्मी है, वो चुनी हुई सरकार को हटा देती है, और यहां के जो आर्मी जनरल्स हैं वो देश के ऊपर शासन कर लेते हैं। और पाकिस्तान के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जब भी कोई कानून अगर सेना से संबंधित बन रहा है तो वहां पर सेना की मंजूरी लेनी होगी, सेना से पूछना पड़ेगा कि भाई ये कानून बनाएगी नहीं बनाए। ये लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता। लोकतांत्रिक देशों के अंदर तो सरकारें कानून बना देती हैं और सेना को या फिर लोगों को उस कानून को मानना होता है ना। तो यहां पर आप देखते हैं कि एक अलोकतांत्रिक तरीका हुआ है, अलोकतांत्रिक देश में ऐसा होता हुआ दिखेगा। अगला है कि कोई ऐसा देश जहां पर न्यायपालिका के अधिकारों के बारे में कटौती का कानून नहीं कर सकती। कोई ऐसा देश जहां पर आप देखें, हमें पता है कि भैया हमारे प्यारे भारत देश के अंदर आपको 3 बड़े बड़े ऑफिसेस दिखते हैं। एक को हम लोग कहते हैं विधायिका, और विधायिका को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? इसको हम लोग संसद भी कहते हैं। और हमारी विधायिका और संसद का काम क्या होता है दोस्तों? देश को चलाने के कानून को बनाना, है ना। देश में कानूनों को बनाने की जिम्मेदारी हमारी विधायिका या फिर हमारे संसद की होती है। उसी के साथ साथ आपको पता है कि देश में हमारे पास एक और बहुत बड़ा ऑफिस या फिर एक विभाग होता है जिसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और कार्यपालिका का काम क्या होता है दोस्तों? कार्य को लागू करना, है ना, कि जो भी कानून बना है उसको लागू करना, उसको इंप्लीमेंट करना। और तीसरा हमें जो बिंदु दिखता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं न्यायपालिका। कि भैया जी अगर किसी के, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर नियमों, अगर किसी ने नियम को नहीं माना है, अगर कोई देश के बनाए कानूनों को नहीं मान रहा, तो उसको सजा देने की जिम्मेदारी आप देखते हैं कि हमारी न्यायपालिका की होती है। और ये तीनों ही जो हमारे विभाग हैं, ये जो तीनों हमारे ऑफिसेस आप देख रहे हैं, ये पूरे तौर पर स्वतंत्र हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आप देखते हैं कि तीनों ही तौर पर स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप देखें कि किसी देश के अंदर न्यायपालिका पर जो सरकार है ना, वो क्या करे? जबरदस्ती अपनी बातें थोपे, तो वो आपको लोकतांत्रिक देशों में नहीं दिखता, वो आपको अलोकतांत्रिक देश में दिखेगा। लोकतंत्र के अंदर तो न्यायपालिका हुई, विधायिका हुई, कार्यपालिका हुई, ये तीनों स्वतंत्र होती हैं और देश के विकास में योगदान देती हैं। अगला है, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा देश जहां पर आप देखें कि एक देश ये रहा, है ना, कि एक देश है ए और उसके सामने आप देखते हैं कि दूसरा देश है बी, ठीक है। अब ये जो ए देश है, ये अगर किसी दूसरे देश के साथ संधि करना चाहे, संधि का मतलब होता है कि कोई बिजनेस संबंधी, आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे, कोई बिजनेस संबंधी कोई वादा करना चाहे या फिर किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहे, तो ये कहा जा रहा है कि उसे अपने पड़ोसी देश से मंजूरी लेनी होगी। अब इसके बारे में हम लोग श्योर नहीं हो सकते कि ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हों और ये दोनों देश लोकतांत्रिक देश हों और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी समझ हो, है ना, और उसी आधार पर आप देखते हैं कि इसे हम लोग लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में भी रख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस देश के अंदर मुख्य तौर पर ये जो बी देश है ये काफी पावरफुल है और ये ए देश के ऊपर क्या कर रहा है, जबरदस्ती अपनी जो क्या होता है पावर को थोप रहा है और ए देश से कह रहा है कि तुम्हें हमारे हिसाब से ही चलना होगा। तो ये अलोकतांत्रिक भी हो सकता है ना। तो दी गई जानकारी के हिसाब से ये पता कर पाना कि ए जो देश है वो लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, इसके बारे में हम श्योर नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। अब देखिए हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि हर देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे भारत के अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास है आरबीआई, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और इस आरबीआई का काम होता है कि भैया जी देश में मुद्रा का संचालन होना, देश के अंदर आप देखते हैं कि नोट की छपाई की जिम्मेदारी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। अब यहां पर एक ऐसे देश के बारे में बताया जा रहा है कि कोई ऐसा देश जहां पर जो वहां का केंद्रीय बैंक है उसके जो सरकारी अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, वही देश को चलाने के आर्थिक फैसले लेते हैं। और देश के मंत्री क्या है दोस्तों, देश के मंत्री जो फैसले सरकारी अधिकारियों ने ले लिए उनको नहीं बदल सकते। भाई ऐसा लोकतांत्रिक देशों में तो नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर आप देखते हैं कि जो मंत्री लोग होते हैं वो इन आर्थिक जो हमारे अधिकारी हैं इनके साथ बैठ के हैं मंत्री लोग और उसके साथ सरकारी अधिकारी लोग ये डिस्कशन करते हैं और फिर जो देश के लिए बेहतर फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं।
अगर सिर्फ सरकारी अधिकारी फैसले ले रहे हैं और मंत्री उसको नहीं बदल सकते, या फिर सिर्फ मंत्री लोग ले रहे हैं और सरकारी अधिकारी सिर्फ उसको सुन रहे हैं, तो ये आपको लोकतांत्रिक देशों में नहीं, ये आपको अलोकतांत्रिक देशों में होगा। लोकतंत्र के अंदर सरकारी अधिकारी और मंत्री सभी साथ मिलकर देश के विकास में योगदान देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों की तरफ आप सभी को लेके चलते हैं। यहां से आपके सामने रखा गया एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। तो 4 बातें यहां पर आपके सामने रखी गई हैं। पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। जी हां, लोकतंत्र के अंदर आपको आजादी है, जहां जाओ जा सकते हो, जो काम करना चाहो कर सकते हो। आप देखते हैं कि कानून की नजर में, देश की संविधान की नजर में समान माना जाता है। आप चाहे देश के सबसे अमीर आदमी हो, देश के सबसे गरीब आदमी हो, लेकिन कानून की नजर में आप समान हो। सरकार आप सभी का समान तौर पर ध्यान रखती है, ऐसा होता है ना। उसी के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छे तरीके से सुलझा लेती हैं। लोकतांत्रिक देशों में आप देखते हैं कि जो झगड़े होते हैं, आप देखते हैं कि देशों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके बीच में अगर कोई टकराव हो जाता है तो लोकतांत्रिक सरकारें उनको बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती हैं और देश में किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होने देती। उसी के साथ लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। जी हां, जितने भी हमारे नेता लोग आप देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर चुनकर आते हैं, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनको जनता के प्रति जवाब देना होता है। जनता इनसे पूछ सकती है, नेताजी हम आपको चुने थे, आपने कहा था कि आप हमारे यहां पर इतने अच्छे अच्छे काम करेंगे, आप कब करेंगे। तो नेता लोगों को जवाब देना होता है, क्योंकि नेता लोग जो हैं वो जनता के सेवक हैं, है ना। उसी के साथ चौथा है कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में, लोकतंत्र की अच्छाई के बारे में एक अच्छा तर्क नहीं है। अगर हम लोग देखें दोस्तों कि ये जो हमारा ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी, वो क्या है दोस्तों, ये लोकतंत्र की एक अच्छी डेफिनेशन या फिर एक अच्छा पक्ष हमारे सामने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग दुनिया के अभी अधिकतर देशों को देखें जो समृद्ध हैं, जो अमीर हैं, जैसे अगर आप लोग देखें सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई यानी कि दुबई हुआ, उसी के साथ आप बहरीन को देखते हैं, कुवैत को देखते हैं, है ना, आप चाइना को देखते हैं, दुनिया के ऐसे देशों को अगर आप देखते हैं जो बहुत समृद्ध हैं, आप ये पाते हैं कि भाई इन देशों के अंदर मुख्य तौर पर लोकतंत्र नहीं है ना। तो लोकतंत्र होना ये गारंटी नहीं है कि आपका देश समृद्ध होगा, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम जिस भी देश के अंदर लोकतंत्र ले आए तो वो समृद्ध हो जाएगा, वो अमीर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश जो हैं वो दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा समृद्ध हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो अलोकतांत्रिक है, जहां पर राजतंत्र दिख रहा है ना, वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो देश काफी बेहतर कर रहे हैं। जैसे अगर आप सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखें, चीन का एग्जाम्पल देखें, ये देश लोकतांत्रिक देशों की तुलना में ज्यादा समृद्ध है। यहां पर जो शासन व्यवस्था है वो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर वो अलोकतांत्रिक होते हुए भी बहुत ज्यादा समृद्ध आपको दिख रहा है। वहीं अमेरिका हुआ जो एक लोकतांत्रिक देश है ना, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर वहां पर भी समृद्धशाली हमें दिख रहा है, लेकिन समृद्ध देश जो लोकतंत्र वाले देश हैं वो बहुत कम है ना। अलोकतांत्रिक देशों में आप देखते हैं कि लोग ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को कमा रहे हैं, है ना। और ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इस वजह से हो पाता है क्योंकि जहां पर राजतंत्र है तो फैसले बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं और इसी वजह से आप देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ वजहों से ज्यादा समृद्धशाली हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। अगला सवाल है और एक बहुत अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि इन कथनों में से कुछ चीजें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ चीजें अलोकतांत्रिक हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि दिया गया जो कथन है क्या ये लोकतांत्रिक कथन है या फिर अलोकतांत्रिक, इसको आपको पहचानना है। कहा जा रहा है कि एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन, यानी कि दुनिया का एक संगठन है जो दुनिया में व्यापार को ध्यान रखता है, उसके नियमों की पुष्टि हो सके। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये एक लोकतांत्रिक कथन होगा या फिर एक अलोकतांत्रिक। मान लीजिए कि कोई एक देश है और इस देश के अंदर जो मंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया जी हमें ना मुख्य तौर पर क्या करना होगा कि जो विश्व व्यापार संगठन है, WTO जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम है हमें क्या करना होगा, उनको अपने देश पर शामिल करना होगा। भाई ये तो कहीं ना कहीं गलती की बात है। आप किसी दूसरे संगठन जो देश से बाहर है ना, उसके सारे के सारे नियमों को अपने यहां पर लागू नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि WTO के सारे नियम अगर आपके यहां पर लागू हो जाएं तो आपके देश को नुकसान हो सकता है, आपके देश के जो स्थानीय व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि ये जो है ये एक अलोकतांत्रिक कथन हो सकता है कि ऐसा लोकतंत्र के अंदर नहीं होता, कि लोकतंत्र के अंदर तो देश की जनता का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। कि कोई ऐसा देश जहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई हमें मुख्य तौर पर ऐसा कानून बनाना होगा जो WTO के जो नियमों को रखे ध्यान में,
हमें अपने देश के नियमों, अपने देश के संविधान के हिसाब से बनाना होता है कानून, और डब्ल्यूटीओ की कुछ बातों को शामिल करना होगा ताकि डब्ल्यूटीओ के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के साथ हमारे व्यापार सही तरीके से हो सके। और अगर सिर्फ एक बाहरी संस्था की चीज को ध्यान में रखकर अपने देश में कानून बनाया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको एक अलोकतांत्रिक स्वरूप दिखेगा। अगला सवाल एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों, और इस सवाल के संदर्भ में हमें बहुत अच्छे तरीके से चीज को समझना होगा। लिखा है कि चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के अंदर सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया, जहां पर बड़े पैमाने पर आप देखते हैं कि मतदान में गड़बड़ हुई थी। ये किस बात का सूचक है कि भाई कोई एक ऐसा देश है या फिर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप देखते हैं कि जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव कराता है, उन्हें पता चल गया कि यहां पर ना गड़बड़ी हुई थी, और चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई दोबारा से चुनाव होंगे, री इलेक्शन होंगे, पुनः चुनाव होंगे। इस देश को या फिर हम किस श्रेणी में रखेंगे? क्या ये एक लोकतांत्रिक देश है या फिर ये अलोकतांत्रिक है? आप सभी को पता है कि लोकतांत्रिक देशों के अंदर ही ऐसा संभव हो सकता है कि लोकतांत्रिक देशों के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि आजादी के साथ होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष का मतलब बिना किसी गड़बड़ी के होते हैं, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भयमुक्त होते हैं, यानी कि आप अगर वोट देने जा रहे हैं तो कोई आप व्यक्ति आपको डरा नहीं सकता है, भाई हमें ही वोट दीजिएगा, अगर नहीं देंगे तो हम आपको क्या कर देंगे, उठा लेंगे। ऐसा लोकतांत्रिक देशों के अंदर नहीं हो सकता, ऐसा लोकतांत्रिक देशों के अंदर नहीं हो सकता। लोकतंत्र के अंदर चुनाव बिना किसी डर के होते हैं, बिना किसी गड़बड़ी के होते हैं और बिल्कुल आजादी के साथ होते हैं। तो जिस देश में दोबारा चुनाव आप देखते हैं कि कराया जा रहा है, उससे यह पता चल रहा है कि भैया जी ये जो है ये एक लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में दोबारा चुनाव कराने की जो बात की गई है। अगला सवाल आप सभी के समक्ष है दोस्तों, रखा गया है, पूछा जा रहा है कि संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 100% तक ही पहुंचा है, इसी के कारण महिलाएं संगठनों में संसद ने 1/3 आरक्षण की मांग की है। देखिए भारत के अंदर अगर आप लोग देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर भारत के अंदर हमारे पास वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, है ना, अभी आज के समय में हमारे पास 28 राज्य हैं, क्या आप लोग मुझे किसी भी महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे? इन 28 राज्यों में हमारे पास कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? हम देखें कि आज के समय में भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, इन 28 स्टेट में से सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री हमें दिख रही है। भारत को आजादी मिले हुए दोस्तों आप देखें कि 75 साल से ज्यादा हो गए। कृपया करके मुझे भारत की प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जो महिला रही थी। इन 75 सालों के अंदर सिर्फ हमारे पास एक महिला प्रधानमंत्री आई है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के अंदर अगर आप मुझे बताइए कि इन 75 सालों में हमारे पास कितनी महिला राष्ट्रपति आई हैं, तो सिर्फ दो महिला राष्ट्रपति आपको अभी तक दिख रही हैं, है ना। तो आप क्या देखें दोस्तों, आप मुख्य तौर पर देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो महिलाएं हैं उनको क्या है, आप देखते हैं कि जो राजनीति है ना, राजनीति के अंदर उतना ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। महिलाओं को ज्यादा क्या मिल रहा है दोस्तों, मौका चुनाव में आने का नहीं मिल रहा है, और देश की लगभग 50% पॉपुलेशन हमारी महिलाएं ही हैं। तो ये तो गलत बात है। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए मुख्य तौर पर आप लोग देखें कि यह कहा जा रहा है कि देश के अंदर जो चुनाव हो, देश के अंदर जो हमारी संसद हो, उस संसद के अंदर ये कह दिया जाए, ये कर दिया जाए, ऐसा कानून बना दिया जाए कि लगभग 10% क्या हो, जो लोग हों वो महिलाएं ही हों। कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से आप देखें कि 90 पुरुष हो सकते हैं, 10 जो हों वो महिलाओं का होना अनिवार्य है। इस आरक्षण की मांग अगर किसी देश में की जा रही है ना, तो आप देखें कि मुख्य तौर पर कोई ऐसा देश जहां पर आप लोग देखते हैं कि जहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जिस देश की संसद में आप देखें कि महिलाएं ना के बराबर हैं, वो एक अलोकतांत्रिक देश होगा। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर तो सभी लोगों को, चाहे आप किसी भी लिंग, जाति, भाषा समूह से आते हो, शामिल किया जाता है। और जिस देश के अंदर यह कहा जाए कि भैया जी एक से ज्यादा, है ना, कि 10%, 15% महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वो हमें एक लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत होता हुआ दिखेगा। तो जहां पर आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण का मतलब होता है कि महिलाओं के लिए सीट को रिजर्व किया जा रहा है कि 10% तो महिलाएं होंगी ही होंगी, वो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर हमें होते हुए दिखेगा। ठीक है, कुछ और प्रश्न है दोस्तों, इनको देखते हैं। सवाल है कि इनमें से किन कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं। यहां पर आपके सामने 2-3 कथन रखे गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन आपको लोकतांत्रिक कथन दिख रहा है। पहला है कि बेटी से बाप या फिर बेटी से पिताजी, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता, हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां मां बाप तय कर देते हैं। क्या एक लोकतांत्रिक कथन है, यह आपको सोचना है। अगला है छात्र से एक स्टूडेंट, है ना, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। कि एक स्टूडेंट अपने टीचर से पूछ रहा है, सर बता दीजिए दोबारा से। टीचर कह रहा है कि दोबारा मत पूछना, ये क्लास के अंदर सिर्फ मैं बोलता हूं और तुम सुनते हो,
है ना। अगला है ऑप्शन सी के अधिकारियों से कर्मचारी, कि कोई आप देखें ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर जो बॉस है वो अपने कर्मचारियों से, अपने एम्प्लॉइज से कह रहा है कि हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी चीज है जो आपको लोकतांत्रिक कथन दे रहा है। देखिए आप देखें कि जो आखिरी कथन है ना दोस्तों, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें लोकतांत्रिक कथन की ओर इशारा कर रहा है कि यहां पर जो बॉस है वो कह रहा है कि सरकार ने जो कानून के घंटे निर्धारित किए हैं ना, उन्हीं के अनुसार हमें काम करना होगा, कि हर व्यक्ति को 8 घंटे काम करना है, तो हर जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, मजदूर है, उसे 8 घंटे ही काम करना होगा, हम कानून के हिसाब से चलेंगे। वहीं पिताजी कह रहे हैं कि जो मैंने कह दिया वो मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है, लोकतंत्र में तो दूसरों की भी बातों का ध्यान रखा जाता है, डिस्कशन होता है। तो ये एक अलोकतांत्रिक कथन हुआ, है ना, ये एक अलोकतांत्रिक कथन हुआ। और उसी के साथ साथ आप देखें कि जो हमारा ऑप्शन बी है, जहां पर कह रहा है टीचर कि भाई मुझसे सवाल मत पूछना, तो लोकतंत्र के अंदर तो सवाल जवाब होते हैं और उत्तरदायी होता है जो आपका शासक होता है ना। तो ये भी एक अलोकतांत्रिक कथन हुआ। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है, ये हमारा एक लोकतांत्रिक कथन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आप सभी के समक्ष रखते हैं। पूछा जा रहा है कि एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या फिर नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताइए। हैं कि यहां पर आपके सामने कुछ बातें रखी गई हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह बात लोकतांत्रिक समाज में या फिर लोकतांत्रिक देश में दिखेगी। अगर दिखेगी तो उसके पीछे की कहानी को भी आपको बताना है। आपके सामने पहला है कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। आप सभी को पता है कि कोई ऐसा देश जहां पर उस देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का और चुनाव में वोट देने का अधिकार है, और वहां पर चुनाव हर 5 साल के बाद लगातार होते हैं, तो वो एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये यहां पर क्या है दोस्तों, ये हमें एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर दिख रहा है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं हम लोग। अगला है कि देश ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया हुआ है, कि किसी देश ने दूसरे देश जो हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, विश्व बैंक हुआ, उनसे पैसा उधार ले रखा है, और पैसा उधार के बाद जो कुछ शर्तें हैं, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी कर रही है। कोई ऐसा देश जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि दूसरे एजेंसियों से पैसा लिया हुआ है, बाहर से पैसा ले लिया, और अब पैसे की एक शर्त थी कि आपको अपने देश में शिक्षा पर कम खर्चा करना होगा और स्वास्थ्य पर कम खर्चा करना होगा, हमारे पैसे वापस करने होंगे। तो यह आपको एक अलोकतांत्रिक देश के अंतर्गत दिख सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश के अंदर सरकार पैसा बाहर से उधार ले सकती है, लेकिन उसकी हमेशा सबसे पहले यह कोशिश होती है कि वो अपने देश में अच्छी से अच्छी शिक्षा देगी और अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य को देगी। तो ये अलोकतांत्रिक हुआ। लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं और शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है ना, जिसे 52% लोग बोलते हैं। कि कोई ऐसा देश जहां पर 7 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन देश में जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ एक लैंग्वेज में दी जा रही है, एक लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, और उस लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं जिसको बोलने वाले 52% हैं, जो ज्यादा हैं संख्या में। क्या वो एक लोकतांत्रिक देश होगा? नहीं भाई, लोकतंत्र में तो सभी भाषाओं का ध्यान रखा जाता है ना। तो यहां पर हम देखें कि यह देश एक अलोकतांत्रिक देश हुआ, अलोकतांत्रिक देश आपको दिख रहा है। अगला है कि सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार किया। कि किसी देश के अंदर आप देखें कि मुख्य तौर पर सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है, तो उस कानून को अगर आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने साथियों के साथ इकट्ठा हो रहे हैं और शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे हैं। और सरकार को आपका ये जो विरोध था अगर हिंसक होता हुआ दिखता है, तो सरकार आपको पकड़ रही है, जेल में डाल रही है। तो ये एक लोकतांत्रिक देश के अंदर आपको होता हुआ दिख रहा है कि मुख्य तौर पर हड़ताल की जा रही है और आप देख रहे हैं कि आपको पकड़ा जा रहा है। तो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर आपको होता हुआ दिखेगा। अगला कि किसी देश के अंदर जो रेडियो और टेलीविजन है, यानी कि जो मीडिया है, आपको दिखता है कि वो चैनल सरकारी है। कि किसी देश के अंदर आप देखें कि जो न्यूज एजेंसीज हैं वो सरकार के द्वारा ही संभाली जाती हैं। सरकार जो चीजें दिखाना चाहती है, जनता उन्हीं चीजों को देखती है, और सरकार की नीतियों के खिलाफ आप देखते हैं कि देश के अंदर कोई खबरें नहीं छपती। तो उस देश को आप लोकतांत्रिक देश कहेंगे? नहीं भाई। जैसा एक देश है दोस्तों, आप सभी को पता है, नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग इन वहां का शासक है। वहां पर आप देखें कि जो न्यूज चैनल्स हैं वो उसकी सरकार के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, और वो दिन भर सिर्फ क्या करते रहते हैं, अपने शासक की बड़ाई करते रहते हैं, और जो शासक गलत तरीके से कानून बना रहा है, काम कर रहा है, उसके बारे में कोई भी बातचीत आप देखते हैं कि नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा हमें सिर्फ अलोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत ही होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो दिए गए कथनों के हिसाब से कौन से लोकतांत्रिक हैं, कौन से अलोकतांत्रिक हैं, और उनके पीछे क्या बात हो सकती है, उनको एक एक कर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ये हमारे आंसर्स भी हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। चलिए
अगला सवाल है कि लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। आपको बताना होगा कि जो लोकतंत्र है ना, उसके खिलाफ भी बहुत सी बातें आती हैं, और वो कौन सी बातें हैं इनको आपको स्पष्ट करना है, उनका स्पष्टीकरण देना है। कि सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन संभाल लेना चाहिए। अगर आप लोग देखें भारत के संदर्भ में भी, हम लोग जब भी भारतीय सेना की बात करते हैं तो भारत के अंदर अलग अलग विभाग आपको दिखते हैं। जल विभाग हुआ, आपको दिखता है कि हमारा सड़क बनाने का विभाग हुआ। जनता की या फिर हम सभी का यह विश्वास है कि देश के अंदर इन सभी विभागों के अंदर कुछ ना कुछ गलत काम होता ही रहता है। काम कराने के लिए जनता को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ जाता है। अधिकतर आप देखते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो काम करने को तैयार नहीं होते। लेकिन जब भी सेना की बात की जाती है तो हर भारतीय का यह विश्वास है कि भाई देश के अंदर तो सेना सबसे हमारी भ्रष्टाचार मुक्त एक संगठन है, और यहां पर ये देश को बहुत अनुशासित तरीके से, ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत डिसिप्लिन तरीके से करते हैं। तो क्यों ना हम देश को चलाने की जिम्मेदारी इन्हें ही दे दें। क्या ये एक लोकतांत्रिक तरीका होगा? देखिए, अगर सेना के पास देश को चलाने की पावर आ जाती है तो वहां पर तानाशाही, तानाशाही का मतलब कि एक व्यक्ति के पास शक्ति आने को, देश को चलाने की शक्ति एक व्यक्ति या फिर कुछ लोगों के पास आ सकती है। जैसा आप देखते हैं कि बहुत समय से पाकिस्तान और म्यांमार में भी होता रहता है कि पाकिस्तान में या फिर आप देखें कि म्यांमार में भी कहा जाता है कि लोकतंत्र है, कि भाई यहां पर चुनाव होते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जो चुनाव होने के बाद अगर वहां की सेना को वहां के प्रधानमंत्री और वहां के नेता लोग पसंद नहीं आते तो वो उनको हटा देते हैं और फिर देश पर शासन कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जनता ने तो नेता लोगों को चुना था ना। और इसीलिए क्या है कि सेना के पास मुख्य तौर पर आप देखें कि शासन करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, शासन को संभालने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका काम होना चाहिए कि वो देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें। ठीक है, अगला सवाल है, यहां पर हमें देखा जा रहा है कि बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारी के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम हो। आपके सामने यहां पर एक कथन दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दिया गया कथन है ये इनमें से किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो कथन है ये भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी के द्वारा दिया गया है। और गांधी जी का ये कहना है कि बहुत से लोगों का ये कहना था कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र वो तो बहुत ही गलत तरीका है। बहुत से जो विद्वान रहे थे, जब भारत के अंदर डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को लाया जा रहा था, तो बहुत से अंग्रेज कह रहे थे कि अरे काहे को डेमोक्रेसी ला रहे हो, तुम्हारे देश के अंदर जो लोग हैं वो तो मूर्ख हैं, उनको शासन करने का तरीका ही नहीं पता, अधिकतर देश की जनसंख्या अनपढ़ है, भारत के अंदर डेमोक्रेसी या फिर भारत का लोकतंत्र उतना अच्छा लोकतंत्र नहीं बनेगा, भारत का लोकतंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा आने वाले समय में। लेकिन आप देखें कि आजादी की 75 साल से ज्यादा हो गए, क्या भारत के अंदर कभी भी किसी प्रकार की सेना के द्वारा शासन को स्थापित किया गया? नहीं। क्या भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक स्थिति आपको दिखती है? नहीं। भारत का संविधान मजबूत रहा है, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत रहा है। और इसके पीछे वजह गांधी जी ने हमें बताई है, वो ये है कि भाई देश का कोई ऐसा व्यक्ति, देश का एक सिंपल से सिंपल व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति, इतना तो विवेक, विवेक का मतलब इतनी तो समझदारी रखता है कि वो अपना परिवार पाल सके, है ना। अब कोई भी इंसान हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, उसे इतना तो पता होता है कि उसे अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमानी और अपने परिवार का पेट पालना है। तो गांधी जी का ये कहना है कि देश में रहने वाला कोई व्यक्ति जो इतनी समझदारी रखता है कि वो अपने परिवार को पाल सके, तो वो इतना भी होशियार है कि वो अपने नेता लोगों को चुन सके। उसे पता है कि उसके देश के लिए, उसके समाज के लिए, उसके इलाके के लिए कौन से नेता लोग बेहतर रहेंगे, है ना। तो होशियारी का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। तो गांधी जी का यह कहना कि भाई होशियार होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ऐसा नहीं। आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी होशियारी का लेवल बहुत अच्छा है ना। तो यह बात आप देखें कि यह कहीं ना कहीं साबित करती है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत रहा है, और लोकतंत्र के अंदर अशिक्षितों के हो जाने से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता, है ना। अब यहां पर कुछ और प्रश्न है, लिखा है कि अगर आध्यात्मिक मामलों में, आध्यात्मिक मामलों का मतलब कि देश के अंदर जो धर्म संबंधी मामले हैं उसके अंदर देश के धर्म गुरुओं की जरूरत होती है, और उन्हीं के द्वारा आप देखते हैं कि राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं लिया जा सकता। कि देश में हम देखें कि जब देश में धर्म संबंधी कोई काम हो रहा होता है तो हम हमारे जो देश के अंदर अलग अलग धर्मों से संबंधित धर्म गुरु हैं उनसे संपर्क करते हैं। अब देश में अगर कोई राजनीतिक फैसला लेना है तो उस समय हम लोग इनसे क्यों नहीं बात करते? अगर क्या हमें करनी चाहिए? आपको पता है कि भाई धर्म गुरुओं को धर्म की ज्ञान होता है, उनको, आपको पता है कि उनको व्यवहारिक दुनिया का ज्ञान इतना नहीं होता, इसीलिए आप सभी को पता है कि धर्म गुरुओं को शासन संबंधी बातचीत नहीं दी जानी चाहिए। धर्म गुरु धर्म की बातों को संभालेंगे, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे नेता लोग हैं, वो देश के शासन को संभालेंगे। ठीक है,
और यहां तक हमने क्या किया दोस्तों, आप सभी के समक्ष अपने इन सवालों को किया है। अब एक एक कर हम लोग आप सभी के साथ क्विज के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आपके पेपर से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आने की संभावना रखते हैं क्विज के फॉर्मेट में, उनको एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला है कि निम्न में से किस देश के अंदर लोकतंत्र है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस देश के अंदर आपको लोकतंत्र दिख रहा है। भैया सऊदी अरेबिया के अंदर आप सभी को पता है कि राजतंत्र है, वहां पर एक राज परिवार का राज है और उसी परिवार के लोग पिछले काफी सालों से राज करते आ रहे हैं। चीन के अंदर आप देखें कि वहां पर चुनाव तो होते हैं, वहां पर बस एक ही पार्टी है और वही पार्टी बार बार जनता को चुनकर उन्हीं को भेजना पड़ता है। तो लोकतंत्र में तो जनता के पास चयन करने का अधिकार होता है, बहुत सारे ऑप्शंस जनता के पास होने चाहिए। तो चीन को भी हम एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहेंगे। उत्तर कोरिया दोस्तों, यहां पर भी आप देखें कि ये तानाशाही है, एक ही व्यक्ति है और वो पूरे देश के ऊपर शासन करा हुआ है, जनता को परेशान करके रखता है, तो वो भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। सही ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश है जहां चुनावों में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का बहुत महत्व है ना। तो देखिए भैया जी, एक देश है जो आपको दिखता है कि एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड वाला देश है और इस देश के अंदर आप देखें कि भारत से बहुत से जो लोग थे वो इस देश के अंदर चले गए, है ना। अब इस देश के अंदर जाने के बाद आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। कि जब इस देश के अंदर चुनाव होते हैं तो चुनाव होते हुए आपको दिखता है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं जब ये वोट देते हैं तो इनके वोट की वैल्यू होती है, एक वोट को 2 गिना जाता है और वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको 1 गिना जाता है ना। तो ये आपको कहां दिखता है, फिजी नामक देश के अंतर्गत होता हुआ दिखता है। ठीक है। अगला है दोस्तों सवाल कि इनमें से कौन सा देश है जहां चुनावों में स्थानीय लोगों की इसको डिस्कस किया हमने। अगला सवाल है कि पाकिस्तान में आप देखें कि एक सेना अध्यक्ष थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ और वो लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर देश में तख्ता पलट कर देते हैं, यानी कि देश में सेना का शासन ले आते हैं। उन्होंने ऐसा कब किया था, साल 1999 में ऐसा किया गया था और उसी के बाद भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था जिसे कारगिल वॉर कहा जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा देश है जिसमें अब तक फौजी शासन या तानाशाही शासन स्थापित नहीं हुआ है। इनमें से वो कौन सा देश है जहां पर आप देखते हैं कि अभी तक तानाशाही शासन को स्थापित नहीं किया गया। पाकिस्तान के अंतर्गत ऐसा हुआ है, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इसी के साथ मैक्सिको के अंतर्गत आप देखते हैं कि हुआ है और जिम्बाब्वे के अंतर्गत भी ऐसा हुआ है। तो इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है, इन तीनों ही देशों में ऐसा होता हुआ आपको दिखा है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से किस तत्व का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुख्य तौर पर वहां पर एक दलीय प्रणाली हो। जी हाँ, क्या लोकतंत्र के अंदर सिर्फ एक दल होना चाहिए? नहीं, लोकतंत्र के अंदर आप सभी को पता है कि बहुत सारे दल, बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए। जनता को ऑप्शंस देने चाहिए कि वो किसी भी पार्टी को चुने। जैसे भारत के अंदर हमारे पास भिन्न भिन्न पार्टियां हैं, बीजेपी है, उसी के सामने कांग्रेस है, उसी के साथ साथ देखते हैं कि बीएसपी है। तो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, आम आदमी पार्टी है। जनता जिसको पसंद करती है उसे वोट दे सकती है। कि अनियमित चुनाव हो, कि अभी चुनाव हुए फिर 10 साल बाद होते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो मीडिया है उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र होती है और वो सरकार की कमियों को उजागर करती है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, यही लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और यहां तक हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर अपने सभी प्रश्नों को किया। तो लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये जो हमारा चैप्टर था दोस्तों, इसकी कहानी को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में समाप्त कर रहे हैं। हमारी आज की इस क्लास में हमने आप सभी के साथ इस चैप्टर के एमसीक्यू के प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सकारात्मक तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस किया है। तो उम्मीद और आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक नए अध्याय को हम लोग आप सभी के साथ करेंगे डिस्कस। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।